और चलिए खबरों में आगे बढ़ते और रुख करते हैं एक बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रयागराज से चौक क्षेत्र में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है। कई दुकानें जलकर हो गई हैं राख। बड़ी खबर, अहम जानकारी, दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस भीषण आगजनी की। भीषण आग लगी है। बता दें चौक म्युनिसिपल मार्केट में जहां आज एक दुकान में आग लगी। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां आग की लपटें निकल रही थी, जिसके बाद सूचना पे तत्काल यहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और रेस्क्यू में लग गई है। आप देख सकते हैं ये पर्स की शॉप थी और यहां ज्यादातर लेदर के सामान थे जो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं और ऐसे में टीम यहां रेस्क्यू कर रही। लगातार फायर ब्रिगेड के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और हमारे साथ यहां पर सीएफओ भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए आज यहां पर आग लगी, किस तरह से सूचना मिली और किस तरह से रेस्क्यू किया? हम लोगों को 20:50 को सूचना मिली कि चौक बरामदे में किसी दुकान में आग लगी है। सूचना के आधार पूरी फायर टीम और पुलिस टीम जो है मौके पर हम लोग तत्काल पहुंचे और 2 फायर टेंडर लेके आए। यहाँ देखा कि एक पर्स की दुकान में जो है आग लगी हुई थी। आग बहुत भयंकर रूप से थी। हम लोग दोनों तरफ से घेर के पूरी तरह से मार्केट की आग को बुझा दिया और जो एक ही दुकान में क्षति हुई है और बाकी सब अगल बगल जो है सैकड़ों दुकानें हैं, सबको हम लोग बचा लिए। अक्सर देखा जा रहा है सर कि जहां पुरानी मार्केट में शॉप है और इससे पहले संजय मार्केट में भी आग लगी, मगर फायर उपकरण नहीं होने पर ऐसी हमेशा व्यक्त होती है। इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? इस पे हम लोग जो है आगे इस पे जांच का अभियान चलाएंगे और टीम बना के जो जांच करेंगे कि ये लोग फायर उपकरण रखें, अपने वायरिंग को सही करा लें। ये काफी पुरानी दुकानें हैं, इसलिए वायरिंग बहुत पुरानी है, लोड ज्यादा दे दी है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है। तो सुना हमने कि जहाँ ये पुरानी मार्केट है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फायर उपकरण भी नहीं है और दूसरी चीज हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पुरानी वायरिंग होने के कारण अक्सर शॉर्ट सर्किट होती है और ऐसे में आग लगती है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची और आप देख सकते हैं लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से आग को बुझाने में फायर की टीम जुट गई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट के लिए अब 18 दिसंबर का इंतजार करना होगा। दरअसल एक बार फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 1 हफ्ते का अधिक समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया। हालांकि इस बार एएसआई के सीनियर अधिकारी के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए समय मांगा गया। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल की है और एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इसलिए 1 हफ्ते बाद इस मामले में अब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 18 दिसंबर इस केस में अगली तारीख नियत की गई। ये कितनी बार ये वक्त मांग लिया गया है? मुझे लगता है अब ये अंतिम बार है, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने दी है और 18/12 को एएसआई को अपनी रिपोर्ट अब दाखिल करनी होगी कोर्ट के साथ। देखिए 1 हफ्ता का समय जो मांगा गया है उसमें ये कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण अस्वस्थ हो गए हैं, जिससे रिपोर्ट दाखिल नहीं किए हैं। एक सप्ताह बाद 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल कर लेना है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीमार हो जाना अचानक, यह स्वाभाविक चीज़ें हैं, इसलिए उनका प्रार्थना पत्र आया है और ब्लड प्रेशर पर हमारी बात आई है। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाराणसी में काशी विद्यापीठ में आयोजित 45वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां उनका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित भी किया और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, छात्र छात्राओं के शास्त्री जी के विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पढ़ने के लिए काशी उपयुक्त स्थान है। यहां से पढ़े हुए छात्र देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आपके शिक्षण संस्थान की अत्यंत गौरवशाली विरासत का एक प्रमाण ये है कि 2 भारत रत्न इस विद्यापीठ से जुड़े रहे। भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी काशी विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री इस विद्यापीठ के पहले बैच के छात्र थे। वस्तुतः काशी विद्यापीठ से वर्ष 1925 में शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद से ही उनके नाम के साथ शास्त्री उपनाम जुड़ गया था। काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्रों के रूप में इस संस्थान की प्रसिद्धि को बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने जौन सेवक के रूप में सरलता, निष्ठा, त्याग और द्रोधरता के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किए थे। इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से ये अपेक्षा की है कि वे शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को अपने आचरण में ढालें।
हिंदी माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने काशी विद्यापीठ की अपनी परिकल्पना की चर्चा महात्मा गांधी से की थी और गांधी जी ने उसे सहर्ष अनुमोदन प्रदान किया था। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत G20 के लिए जितने मेहमान आए वे इसे समेटते हुए अपने साथ लेकर गए हैं। मैं मानती हूं कि G20 की अद्भुत सफलता बाबा विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। आपने काशी के विकास की जो कल्पना की थी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास और विरासत का वो सपना अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। काशी का मतलब 7 वार 9 त्योहार। ये 7 वार और 9 त्योहार वाली काशी में कोई भी उत्सव गीत संगीत के बिना संभव ही नहीं हो सकता। देश के 12 राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में भी पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया है और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आपको बता दें कि AAIMS गोरखपुर के टीकाकरण केंद्र से पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 5 माह की बच्ची को ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अपने उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आज पल्स पोलियो अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है। गोरखपुर जनपद में हम 8,80,000 घरों में जाएंगे। घर घर दस्तक देकर के अपने जो बच्चे हैं उनको हम पोलियो की 2 बूंद उनके मुंह में पिला करके इस अभियान को पूरा करेंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश से हम पूरी तरह से पोलियो को समाप्त करें। इस दिशा में भारत सरकार लगातार तेजी के साथ काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आज मैं कह सकता हूं कि आज गोरखपुर जनपद में पूरा अगर हम विवरण आपके सामने रखें तो 2000 ऐसे पल्स पोलियो बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 6,50,000 बच्चों को पिलाने का लक्ष्य रखा गया अनुमानित। तो वहीं मिर्जापुर के सिटी क्लब में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद अनुप्रिया पटेल ने शिरकत की। मानवाधिकार दिवस के मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं अपर जिला जज शीतला प्रसाद ने काफी लोगों को अंबेडकर रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। राजधानी लखनऊ में एक बड़े अफसर की बेटी से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया है। लड़की को 3 लड़कों ने अस्पताल के बाहर से अगवा किया और एम्बुलेंस के अंदर करीब 1 घंटे तक गैंगरेप किया। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया। रेप की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसे पॉलिटेक्निक चौराहे पर छोड़ दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना वजीरगंज पर विभूति खंड गोमती नगर की एक लड़की ने 3 लड़कों के विरुद्ध मोबाइल चार्जिंग के बहाने गाड़ी में बुलाकर मादक पदार्थ और शराब आदि मिलाकर दुष्कर्म करने का तहरीर दिया है, जिस पर धारा 376D, 342, 328, 504 और 506 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्परता से कार्रवाई करते हुए वजीरगंज, चौक, बाजार खाला और पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया। 12 घंटे के अंदर ही घटना में संलिप्त नामजद अभियुक्त सत्यम मिश्रा और उसके 2 साथी सुहेल और असलम, जो कि टुड़ियागंज बाजार खाला के रहने वाले हैं, ये गिरफ्तार किए गए। फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वालों पर छापा मारा और इस कड़ी में पुलिस ने सिंघिया क्षेत्र में घुरकुआ के जंगल में एक अवैध असला बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नगला सिंघी पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों के नाम है इसमें पप्पू उर्फ मोहन, बीरभान, विपन और बानासुर। ये लोग तमंचा काफ़ी दिनों से बना रहे थे। इसमें जो आपका मोहन है और दूसरा वीरभान है, पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में ये जेल जा चुके हैं और ये जो शस्त्र बनाते थे वो ये 3 से 5 हज़ार रुपये में बेचते थे।
आगरा के एक और लाल ने नाम रोशन किया है। गांव गोसाई गढ़ी के रहने वाले निशांत शर्मा ने एनडीए में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो घर लौटे हैं और बेटे के घर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। निशांत से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता भारद्वाज ने। ताजनगरी आगरा के एक और लाल ने आज आगरा का नाम रोशन कर दिया है। आइए हम उनसे आपकी रूबरू मुलाकात करा देते हैं और इस समय हम मौजूद हैं उनके कमला नगर निवास पर। आइए मेरे साथ ये निशांत जी मौजूद हैं और निशांत जी से मैं बात कर लेती हूँ। निशांत जी, किस तरह से निशांत जी ने इतना अपना ये जो सफर था किस तरह तय किया और इसके पीछे किसका सहयोग रहा? सबसे पहले निशांत जी आपका स्वागत है हमारे जनता टीवी न्यूज चैनल में। किस तरह का ये सफर रहा? आपने सफर की शुरुआत कहाँ से की? जी, सफर की शुरुआत मैंने की थी कक्षा 9 से, जब 2014 में मैंने उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल ज्वाइन किया। जब वहाँ से 4 साल की स्कूलिंग करने के बाद फिर मैंने एनडीए ज्वाइन किया 2019 में। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद फिर एनडीए से मैं गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। वहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज ये पूरा सफर कंप्लीट हो गया। देखिए, ये थे मेरे साथ निशांत शर्मा, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि इनकी बचपन की जो शिक्षा थी, ये शुरुआत में एक गाँव में रहते थे, लेकिन इनके परिजनों ने, इनके यानी कि परिवार वालों ने शुरुआत से ही बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए गांव भी छोड़ दिया था और आगरा के कमला नगर में आके इन्होंने निवास बना लिया था। और इसके बाद आज ये इस मुकाम पे पहुंचे कि अपने परिवार का ही नहीं, आगरा शहर का यानी ताज नगरी का भी इन्होंने नाम रोशन कर दिया है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी आगरा। त्रिवेणी संगम की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए तो हर कोई प्रयागराज पहुंचता है, लेकिन सर्दी के मौसम में साइबेरिया से उड़कर आने वाले ये साइबेरियन पक्षी संगम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। त्रिवेणी संगम की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए तो हर कोई प्रयागराज पहुंचता है, लेकिन सर्दी के मौसम में साइबेरिया से उड़कर आने वाले ये साइबेरियन पक्षी संगम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। संगम नगरी में उगते सूरज और कल-कल बहती त्रिवेणी की ये खूबसूरत तस्वीरें मानो जमीन पर जन्नत का नजारा पेश कर रही हैं। वहीं त्रिवेणी में उतरे कुछ नाविक किनारे की ओर आते दिख रहे हैं, तो कुछ आगे बढ़ते, और इस दौरान साइबेरियन पक्षियों की चहलकदमियां देखने लायक है। गौरतलब है कि जनवरी के महीने से संगम नगरी में माघ मेले की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले ही संगम तट पर 7 समंदर पार से आए पक्षियों का भी मेला लगना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही उन्हें देखने वाले लोगों की भीड़ भी। आपको बता दें कि इन साइबेरियन पक्षियों का आगमन ठंड की दस्तक के साथ ही शुरू हो जाता है और जाहिर है दिसंबर का महीना आ गया है। ऐसे में ये साइबेरियन पक्षी हमारी ठंड को और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। त्रिवेणी की लहरों पर अटखेलियां करने वाले ये साइबेरियन पक्षी हर साल हजारों मीलों की दूरी तय कर प्रयागराज पहुँचते हैं। वहीं यहाँ आने वाले लोग इन पक्षियों की अटखेलियों का आनंद लेने के साथ साथ उन्हें दाना खिलाते हैं और ढेर सारा पुण्य कमाते हैं।